गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग रेमेडी रिएक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और हम लोग बताए थे कि ये जो केंट ऑब्जर्वेशन है और रेमेडी रिएक्शन है ये सेम ही है। सो हम लोग नोट्स ऑलरेडी केंट ऑब्जर्वेशन का अपलोड कर चुके थे। रेमेडी रिएक्शन के नाम पे भी के लिए भी नोट्स अपलोड किए थे, बट आप लोगों का डिमांड है और जेन्युइन डिमांड है कि आप लोगों को क्लासेस होनी चाहिए। और ये जो केंट ऑब्जर्वेशन या रेमेडी रिएक्शन है ये प्रैक्टिस के लिए मोस्ट वाइटल चीज़ है। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, होम्योपैथिक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट वाइटल चीज़ है। और यहाँ पे जैसे हम लोग होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में डिस्कशन किए थे, ये रेमेडी रिएक्शन के बारे में भी समझना और उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना ये मोस्ट इसेंशियल है। ये मोस्ट इसेंशियल है क्योंकि मेडिसिन के देने के बाद क्या चेंज आ रहा है ये आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा। उसको देख के उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपका क्या होगा, हाउ आप क्या करना चाहते हैं, ये ऑब्वियसली अब कितना क्लियर होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट्स को समझे हैं इससे डिसाइड होता है। और आप एक मेडिसिन दे दिए हैं और उस मेडिसिन के बाद वाइटल फोर्स कैसे रिएक्ट करता है उसको रीड करना आपको सीखना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर में, लास्ट फ्यू डिस्कशंस में जब हम लोग होम्योपैथिक एग्रावेशन का बात किए थे तो वहाँ देखे थे कि कैसे वाइटल फोर्स रिएक्ट कर रहा है आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करके, और मतलब उससे हम लोग एसेस कर रहे थे कि हाँ ये क्योर हो रहा है। बट वो एक तरीका है, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और वहाँ पे आपको ये क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि आपको इस केस में क्या करना है। ऑब्वियसली मेडिसिन देने के बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं वाइटल फोर्स की अगेंस्ट द मेडिसिन। ये बेसिकली या तो एग्रावेशन हो सकता है या एम्युलेशन हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता है, या एग्रावेशन के बाद एम्युलेशन के बाद एग्रावेशन या बहुत एग्रावेशन लाइक दिस। तो कब क्या हो रहा है, ये मेडिसिन के अगेंस्ट में वाइटल फोर्स कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको एग्जैक्ट रीड करना और उसको एग्जैक्ट इंटरप्रेट करना है। और उसको एग्जैक्ट इंटरप्रेट करने के बाद उसके बाद क्या स्टेप लेना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में रेमेडी रिएक्शन में पढ़ेंगे। और ध्यान देने वाली बात है कि अगर जैसे हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में पढ़े होंगे आप लोग कि मेडिसिन देने के बाद एम्युलेशन हो रहा है, ठीक है, एम्युलेशन हो रहा है, तो ये एम्युलेशन बता रहा है कि मेडिसिन आपका सही तरीके से काम कर रहा है। माइंड एंड डिस्पोजिशन में वेलबींग हो रहा है, साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट का जहाँ पर डिस्कशन किया गया है, तो आपको ये पता है कि ये अच्छा हो रहा है। और मेडिसिन देने के बाद एग्रावेशन हो रहा है, पेशेंट ग्रेजुअली वीक होते जा रहा है, नए और ट्रबलजम सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका मेडिसिन प्रोबेबली गलत है। नए और ट्रबलजम सिम्टम्स का आना ये एकदम बताया जा रहा है कि ये मतलब डिसाइड क्लियर इंडिकेट करता है कि द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन वाज रॉन्ग। एंड यहाँ पे कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ 5 जो है आपका रेमेडी रिएक्शन चैप्टर का, वहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन ही लिख रहे हैं डॉक्टर रॉबर्ट्स, द एग्रावेशन व्हेन द पेशेंट इज ग्रोइंग एक्चुअली weaker is a sure indication that the symptoms are taking on a more internal phase। हम
लोगों को बेसिकली जब मेडिसिन देते हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि जो सिम्टम्स थे, वो जो जो डिजीज है वो आपको मान लीजिए यहाँ पे है, तो जो सेंटर से जितना दूरी है ये डिजीज का, वो बढ़ाया जाए। ऑब्वियसली डिजीज, हमारा मेडिसिन जो है इस डिजीज को टूवर्ड्स पेरिफेरी लेके आए। ठीक है, जो सिम्टम्स जो हैं वो डीपर न जाके वो और बाहर की तरफ आए, सुपरफिशियल आए, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो इलिमिनेट कर दिए जाए, जिसको हम लोग हाउस क्लीनिंग बोले थे ना। तो ये हमारा टारगेट है। बट अगर मेडिसिन देने के बाद, मेडिसिन देने के बाद ये बाहर आने के बजाय ये अंदर जा रहा है सिम्टम, ऑब्वियसली यहाँ से और क्लोजर जा रहा है, तो ये क्या करेगा? ऑब्वियसली लिमिटेशंस जो है ऑर्गेनिज्म का उसको बढ़ाएगा, अब उसके लिमिटेशन को बढ़ाएगा, और ये लिमिटेशन बढ़ने से क्या होगा? एग्रावेशन होगा, जनरल एग्रावेशन होगा और वीकेनिंग होगा पेशेंट का। और अगर आपको जनरल एग्रावेशन हो रहा है या वीकेनिंग हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपने जो मेडिसिन दिया था वो रॉन्ग था, तो वहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता, परंतु आप लोग इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि जो मेडिसिन अगर अच्छा कर सकता है वो बुरा क्यों नहीं कर सकता है? जो हम लोग कल बात किए थे केंट के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन या रॉबर्ट्स के फर्स्ट रेमेडी रिएक्शन का, या प्रोलॉन्ग डिग्रेडेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द केस, ये क्या है? आखिर केंट ने या रॉबर्ट्स ने या अदर फिजिशियंस ने इसको देखा, परसीव किया, तभी तो इसको लिखा है, और ऑब्वियसली ये होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद लिखा गया है। तो ये एकदम माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि अगर आप रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, कहाँ पे? इनक्यूरेबल केस में, एडवांस पैथोलॉजी के केस में रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन एक ऐसे रिएक्शन को वाइटल रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है जो कि पेशेंट को ख़त्म कर दे। और इसको बहुत सारे लोग इसी को करते हैं किलर्स एग्रावेशन। क्या बोलते हैं? किलर्स एग्रावेशन। बहुत ज़्यादा MCQs में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी रिएक्शन इज किलर्स एग्रावेशन। तो किलर्स एग्रावेशन मीन्स फर्स्ट रेमेडी रिएक्शन, इसको किलर्स एग्रावेशन कहा गया है। ठीक है, बट ध्यान देने वाला बात है, ये रिएक्शन हर केस में नहीं आएगा, हर केस में आपको ये ऐसा रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली जो डीप सीटेड कॉम्प्रोमाइज्ड केसेज हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डीप सीटेड एडवांस पैथोलॉजी के साथ जो डिजीजेज हैं, वहाँ पे अगर आप वो इनक्यूरेबल है और वहाँ पे आप काफ़ी इंथुसिस्टिक होके और हाई पोटेंसी ऑफ मेडिसिन दे रहे हैं बिना जुडिशियसनेस के, ये देखते हुए कि ये केस क्योर किया जा सकता है कि नहीं, तो वहाँ पे आपको एक भयानक एग्रावेशन मिलेगा देखने को। और वो एग्रावेशन ऐसा होगा कि वो एग्रावेशन फैटल होगा, वो आपके ऑर्गेनिज्म को टर्मिनेट कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, सो आपको पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि कैसे केसेज में आपको कैसा प्रिस्क्रिप्शन करना है। ऐसे केसेज जहाँ पे कि बैड फैमिली हिस्ट्री मिल रहा हो। बैड फैमिली हिस्ट्री का मतलब फैमिली में डीप सीटेड क्रोनिक डिजीजेज का हिस्ट्री, ट्यूबरकुलोसिस, मैलिग्नेंसी,
मर्डर, सुसाइड, फ्रीक्वेंट एबॉर्शन, मेंटल डिजीज, इस टाइप के मतलब आपको क्लियर कट इंडिकेशन, या सोरिएसिस, इस टाइप की इनक्यूरेबल डिजीजेज जो है उनका एकदम स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री मिल रहा है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डेथ ऑफ यंग पीपुल ऑफ यंग एज में मतलब डेथ हो जा रहा है। नॉट एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ का बात नहीं कर रहे हैं, बीमारी से अगर किसी का डेथ हो जा रहा है यंग एज में किसी के फैमिली में, ठीक है। ऐसी ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें डिनोट करती हैं कि ये फैमिली, इस फैमिली में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइजमेटिक हिस्ट्री है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स हिस्ट्री है। और इस फैमिली के बच्चों में, इस फैमिली के लोगों में आपको मेडिसिन देने के पहले 100 बार सोचना होगा। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो मेडिसिन है उसको एकदम जितना एग्जैक्ट खोज सकते हैं खोजिए। और जो पोटेंसी आपको लग रहा है कि ये पोटेंसी में देना है, तो वहाँ पे लोअर पोटेंसी में देने की कोशिश कीजिए, रिलेटिवली लोअर, मॉडरेट दीजिए। लोअर देने पे भी आपको एग्रावेशन होगा, पर वो एग्रावेशन किलर से एग्रावेशन नहीं होगा। बट अगर आप हाई पोटेंसी दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको किलर से एग्रावेशन देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें तब लिखी गई थी जब 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन राइटर्स के हाथों में थी, आई मीन केंट के और रॉबर्ट साहब के हाथ में थी। अभी के सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, और वहाँ पे ये सारे एग्रावेशंस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हैनीमैन साहब ने एक नया पोटेंसी इजाद किया था, जिसको हम लोग 50 मिलीसिमल पोटेंसी कहते हैं, एलएम पोटेंसी कहते हैं, या रिन्यूड डायनामाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे केसेज में रिन्यूड डायनामाइजेशन से वाली जो मेडिसिन है, मीन्स एलएम पोटेंसी में जो मेडिसिन है, उनको देने के बाद एग्रावेशन रिलेटिवली बहुत कम होता है। बट ध्यान देना है, जो भी हम लोग ये केंट ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं या रेमेडी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको सेंटिसिमल पोटेंसी पे दिया गया है। ये क्वेश्चन अभी तक किसी एमसीक्यूज में नहीं पूछा गया है, किसी एमसीक्यू एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि केंट ऑब्जर्वेशन की जो केंट ऑब्जर्वेशन किया गया है वो किस पोटेंसी पे किया गया है। ऑब्वियसली सेंटिसिमल पोटेंसी पे किया गया है, 50 मिलीसिमल पे नहीं। 50 मिलीसिमल में स्टोरी दूसरा होता है। जो सर आपको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ाए हैं एफोरिज्म 248 में आपको बताए होंगे कि कैसे 50 मिलीसिमल पोटेंसी में होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है। हम लोग जब होम्योपैथिक एग्रावेशन पढ़े थे केंट से, तो वहाँ पर सिर्फ सेंटिसिमल मेडिसिन के बारे में पढ़े थे। हम लोग 50 मिलीसिमल पोटेंसी में कैसे होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है उसके बारे में नहीं पढ़े थे। वो जो आपको ऑर्गेनल पढ़ाएंगे सर, वहाँ पे आपको बताएंगे। तो सिमिलरली ये केंट ऑब्जर्वेशन जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे आपको एक किलर सेग्रेगेशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक इनक्यूरेबल डिजीज को क्यूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बॉर्डर लाइन पैथोलॉजी है। जस्ट ये मान के चलिए कि ये इक्विलिब्रियम आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे ना, 3 टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ करता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। याद होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एक बोतल है, ठीक है, वो बोतल जस्ट हमने ऐसे रखा हुआ है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इस बोतल को हम लोग सुला के ऐसे रख देते हैं, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इस बोतल को अगर कोई कलाकार आदमी ऐसे खड़ा कर देता है, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ हल्का सा भी झटका लगेगा, बोतल गिर के टूट जाएगा। सिमिलरली ये जो एडवांस पैथोलॉजिकल केस है, जो इनक्यूरेबल केस है, यहाँ पे पेशेंट जो है ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। पेशेंट का वाइटलिटी का स्टेटस जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है।
और यहाँ पे अगर आप इसको क्योर करने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, झटका दे रहे हैं हल्का सा भी, ये गिर के टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये है जो केंट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसका स्टेटस, या फर्स्ट काइंड ऑफ रेमेडी रिएक्शन है उसका स्टेटस। यहाँ पे डिजीज एडवांस्ड है, इनक्यूरेबल है, पैथोलॉजी ऑलरेडी ग्रॉस है, डेवलप हो चुका है, ग्रॉस पैथोलॉजी, डेवलप्ड पैथोलॉजी का केस है। यहाँ पे आपने देखा कि बहुत क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा है, और आपने एक डीप एक्टिंग एंटीसोरिक दे दिया हाई पोटेंसी में, से सल्फर, साइलेसिया, फास्फोरस, कुछ भी आपने एक दे दिया जो कि डीप एक्टिंग एंटीसोरिक। बट ये जो था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। ये समझ लीजिए कि ये जस्ट ये जो मतलब ऐसे करके खड़ा किया गया लाइक दिस, और यहाँ पे आपने दिया और ये पलट गया, टूट गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे वाइटलिटी इस स्टेटस में ही नहीं था कि ये क्योर कर पाएगा। ऑलरेडी उसका एक किडनी खत्म है, दूसरा किडनी में भी मान के चलिए 70-80% डैमेज हो चुका है, कार्डियक डायलेटेशन हो चुका है, लीवर का फंक्शन कंप्रोमाइज्ड है, और वहां पे आप चाह रहे हैं कि क्योर होए। संभव नहीं है, संभव नहीं है। ऐसे केसेज में आपको कभी भी क्योर के लिए कोशिश ही नहीं करना है। यहाँ पे आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए कि एज इट इज स्टेटस को हम मेंटेन करें, क्योंकि ये क्योर नहीं हो सकता है। जिसका एक किडनी 100% और दूसरा किडनी 75% खत्म है, उसका किडनी रिजेनरेट नहीं कर सकते आप किसी मेडिसिन से। यू कैन नॉट डू दिस। कार्डियक डायलेटेशन हो गया है, दे आर इरिवर्सिबल पैथोलॉजीज, वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप क्योर करने का कोशिश करिएगा तो किलर एग्रावेशन क्रिएट कीजिए। तो वहां पे आपको जो मेडिसिन इंडिकेटेड मेडिसिन है वो मॉडरेट या लोअर पोटेंसी में देना है, मॉडरेट या लोअर पोटेंसी में देना है। और अगर एग्रावेशन शुरू हो गया तो आपको उसको एप्रोप्रिएट एंटीडोट देके उसके मेडिसिन को एक्शन को रोकना है। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वंस अगर आपने गलत स्टेप ले लिया, गलत मेडिसिन दे दिया, तो वो रुकता नहीं है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। किलर एग्रावेशन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस तो नहीं देखे हैं, बट एटलीस्ट अपने प्रैक्टिस में जो हम देखे हैं 3 से 4 केसेज हमको ध्यान पे है कि जहाँ रॉन्ग मेडिसिन पड़ा और उसके बाद कुछ नहीं किया जा सका। सो ये ध्यान से एकदम निकाल दीजिए, ये चीज़ ध्यान से एकदम निकाल दीजिए कि पेशेंट को आप होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ मीन्स पैराग्राफ 6 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फोरशैडोइंग का बात कर रहे हैं ये रॉबर्ट साहब, यहाँ पे फोरशैडोइंग का बात रॉबर्ट साहब कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर फैमिली में ऐसा है, अगर इनक्यूरेबल इस टाइप का मतलब हिस्ट्री है, पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स हैं, तो और सिर्फ तो होम्योपैथिक मेडिसिन से ऐसी एग्रावेशन हो सकती है। अदरवाइज 1 डोज या 2 डोज मेडिसिन देने से फैटल एग्रावेशन नहीं होगा। तो ये आग वहीं लगेगा जहां ऑलरेडी कोई इन्फ्लेमेबल चीज रखा हुआ है। सो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में, पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कुछ है अगर केस के, जो कि दिखा रहा है कि ये काफ़ी कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है, से मान लीजिए कोई फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री में कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, बट पेशेंट को एक्सीडेंटल इंजरी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई पॉइजनिंग हुआ है, वैसे केसेज में भी उसका जो मतलब पैथोलॉजिकल स्टेटस है, उसका सिम्टोमेटिक स्टेटस है, वो उसका भीगर है, वो कॉम्प्रोमाइज है। तो ऐसे केसेज में भी आप एब्रप्टली हाई पोटेंसी कभी ट्राई नहीं कीजिएगा, अदरवाइज यू विल गेट द किलर एग्रावेशन। माइंड इट, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ,
इट्स नॉट मी, ये हमारे टीचर केंट साहब बोल रहे हैं, ये हमारे हैनीमैन साहब ने भी बोला है, ये हमारे रॉबर्ट साहब बोल रहे हैं, और जितने भी अच्छे प्रैक्टिस किए हैं लोग, वो सारे लोग इस ऑब्जर्वेशन को मतलब कंफर्म कर रहे हैं। सो अगर केस आपको दिख रहा हो कि डीप सीटेड है, एडवांस पैथोलॉजी है, तो वहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन करने से पहले 2 बार सोचिएगा कि हम हाइपोटेंसी का प्रेस्क्रिप्शन नहीं करें। नंबर 1, कोशिश करें कि एंटीसोरिक ना दे करके कोई सुपरफिशियल मेडिसिन है वो दें, और रिपीटेड डोजेज ना दें। ऑब्वियसली आप ऐसा सोचिए कि जैसे आप एक ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं जहाँ पे चारों तरफ लैंडमाइन बिछा हुआ है, और आपको पता नहीं है कि आपका पैर कब गलत जगह पे गिरा, गलत जगह पे पड़ा और आपका पैर ब्लास्ट कर गया। सो एडवांस पैथोलॉजिकल केसेज में आपको ऑलवेज कीलर एग्रावेशन का चांस रहता है। सो ऐसे केसेस में प्रेस्क्रिप्शन मोर केयरफुल, मोर जुडिशियस होना चाहिए। अगर ये एग्रावेशन शुरू हो गया है तो क्या करना है, अपने को पता है, एंटीडोट करना है। आउटकम क्या है, बैड है, पेशेंट खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दिस इज द फर्स्ट रेमेडी रिएक्शन। द एग्रावेशन जो हो रहा है, जो एग्रावेशन आपका हो रहा है, वो मतलब फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट में टर्मिनेट हो रहा है। इस चीज़ को आप लोग पढ़िए, दोनों जगह से पढ़िए, केंट से पढ़िए, रॉबर्ट से पढ़िए, और कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।